नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रेल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास साइंस इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के चैप्टर 7 के बारे में हमें स्टडी करेंगे। इसमें हमने एटम जो है उसकी स्ट्रक्चरें और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं उनके बारे में क्लेरिफिकेशन करने के लिए कुछ मॉडल या कुछ लॉज, कुछ हाइपोथेसिस वगैरह जो हैं वो दिए गए थे, उनके बारे में पढ़ा था। जैसे डाल्टन की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन, मॉडल ऑफ ए थॉमसन एंड मॉडल ऑफ ए रदरफोर्ड के बारे में स्टडी की थी। अब रदरफोर्ड जो है उन्होंने वहाँ तक बता दिया था कि एटम जो है वो एक होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिसका ज़्यादातर भाग जो है वो कैसा होता है, होलो, खाली होता है। और उसके बीचों बीच क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर, निश्चित सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहेंगे, जिनको हम ऑर्बिट कहेंगे। और एक जो नॉर्मल एटम होता है उस एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो बराबर होंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये बातें बताई। अब उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपनी हाइपोथेसिस जो है वो दी थी। अब नील्स बोर हाइपोथेसिस जो है वो क्या कहती है, उसके जो मेन पोस्टुलेट्स वगैरह जो है वो निकल कर आते हैं वो क्या है, उनकी हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। पहला ये है कि नील्स बोर ने यह बताया कि एटम जो है वो एक होलोस्फेरिकल स्ट्रक्चर ही होता है, रदरफोर्ड के जैसे ही बताया उन्होंने भी। और उसका जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उसका होल पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ पर होगा, कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पर, सेंटर में। और इस सेंटर को इन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। तो ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो मिलता है कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ एन एटम एंड इन विच होल पॉजिटिव चार्ज मेंटेन, यानी जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, उसमें समाया हुआ रहता है। उसके बाद में आगे और दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो वो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हम वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और ये चक्कर लगाते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड रिंग के रूप में चक्कर लगाते हैं, यानी जिनकी जो केंद्र है वो केंद्र न्यूक्लियस ही रहेगा और एक निश्चित रेडियस वाले पाथ में वो चक्कर लगाते रहेंगे। अब ये जो पहला पाथ है इसकी रेडियस अलग है, सेकंड पाथ है इसकी रेडियस अलग हो गई, थर्ड पाथ है इसकी रेडियस अलग हो गई, और इनकी जो एनर्जी है वो भी अलग होती है। इसलिए ये जो पाथ हैं, इन पाथ को इन्होंने क्या नाम दिया था, इन पाथ को इन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट्स, या फिर कह सकते हैं एनर्जी लेवल। तो एक निश्चित ऑर्बिट या एक निश्चित एनर्जी लेवल वाले रास्ते पर वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात उन्होंने बताई। उसके बाद में तीसरे की बात करें, ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये जो ऑर्बिट होते हैं कंसंट्रेटेड रिंग के रूप में, ये जो ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया था या नंबर दिया था 1 2 3 4, इस तरह से इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ ए ऑर्बिट, दैट इज 1 2 3 4, इस तरह से ये होंगे। या फिर इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एल एम एन, इस तरह से भी। तो ये सो इन्होंने किया। इसके बाद में एक और चीज जो इन्होंने बताई कि वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 है, ये एन वैल्यू यहाँ पर 2, यहाँ हेयर एन रिप्रेजेंटेड बाई 3। तो देन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ एन, वैसे वैसे इनकी डिस्टेंस और एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। सीधी सी बात है, पहले की डिस्टेंस यानी रेडियस जो है वो कम है, दूसरे की रेडियस या डिस्टेंस और ज़्यादा है, थर्ड वन की और ज़्यादा है, और इनकी एनर्जी भी वैसे वैसे ही ज़्यादा होगी। अब इस बेसिस पर देखें तो ये जो एनर्जी लेवल है इनको क्या कहा जाता है, जैसे हम एल और एम की तुलना करें आपस में, इनका कंपेरिजन करें तो एम का एनर्जी जो है, एम की जो एनर्जी है इस ऑर्बिट की वो एनर्जी ज़्यादा है एल से, तो इसलिए एल को हम यहाँ पर कहेंगे लोअर एनर्जी लेवल, ये होगा हायर एनर्जी लेवल। इनकी बात करें आपस में के और एल की, तो इन दोनों में से एल जो है वो हाई एनर्जी लेवल को या हायर एनर्जी लेवल को शो करता है, के जो है वो लोअर एनर्जी लेवल को शो करता है। तो इस बेसिस पर एनर्जी जो है वो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से जैसे ही दूर जाएंगे या न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे
उन ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इन ऑर्बिट्स में जो मूवमेंट कर रहे हैं या इनके चारों ओर घूम रहे हैं एक साइक्लिक पाथ में, वो इलेक्ट्रॉन जो है उनका एक निश्चित एंगुलर मोमेंटम भी है। कोई चीज लगातार एक ही निश्चित रास्ते पर वर्ताकार पथ पर घूमती है, सर्कुलर पाथ पर घूमती है, तो वो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करती है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, mvr = 2h/2π और इट्स मल्टीपल। या h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, बाकी m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कौन से पाथ की है उसके बेसिस पर। अब इस बेसिस पर देखा जाए तो पूरा जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा कि h/2π या इसका मल्टीपल होता है। पहले ऑर्बिट में है तो वहां पर h/2π हो गया, यदि दूसरे में है तो 2h/2π हो जाएगा। तो यहाँ पर n से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n वैल्यू आ जाएगी, n वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से ये आएगी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का जो एक निश्चित पाथ में या फिर ऑर्बिट में साइक्लिक पाथ पर घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π बनेगा। फिर है 6th पॉइंट, उसमें हमारे 6th पॉइंट ये बताता है कि एक ऑर्बिट जो है, एक डेफिनेट ऑर्बिट जो है, ये है जो भी है, इस एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, एकदम बराबर होती है। जैसे इस सेकेंड पाथ में या सेकेंड ऑर्बिट में मान लें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, सभी 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो एकदम क्या है, सेम होगी, यानी उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि इस पहले पाथ में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मान लें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, उनकी एनर्जी जो है उन दोनों की तो सेम है, लेकिन पहले और दूसरे पाथ के इलेक्ट्रॉन है, इनकी कंपैरिजन करें तो इनकी एनर्जी जो है वो अलग होगी। हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, लोअर एनर्जी लेवल में है तो उनकी एनर्जी क्या है, कम है। अब इस बेसिस पर लास्ट में इन्होंने ये चीज और बताई कि हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करें, यदि एनर्जी को इमिट करें, जैसे मान लें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी इमिट करता है या एनर्जी को छोड़ देता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी और कम होने पर ये इसमें नहीं घूम पाएगा, अपने से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स द एनर्जी एंड कम्स इन लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, यानी लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं हायर एनर्जी लेवल से, कैसे, ऊर्जा का त्याग करके, और दूसरा ऊर्जा को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी का जब वो एब्जॉर्प्शन करते हैं तो फिर वो लोअर एनर्जी लेवल से कहां पर चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल पर। तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल को चेंज कर सकते हैं, लोअर से हायर और हायर से लोअर में वो जा सकते हैं। कैसे, हायर से लोअर में जाएंगे तो एनर्जी का इमिट करेंगे, छोड़ेंगे, और लोअर से हायर में जाएंगे तो एनर्जी का एब्जॉर्ब वो करेंगे। तो ये जो है वो नील्स बोर हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पर नील्स बोर हाइपोथेसिस जो है उसके अकॉर्डिंग एक एटम जो है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कैसी होती है वो चीज हमने पढ़ी। अब इसके बाद में इस चैप्टर में अगला जो पार्ट है वो हम पढ़ते हैं जो रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। तो हम क्लासिफिकेशन जो है उसकी बात करते हैं, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब पहली चीज ये कि क्लासिफिकेशन जो है वो नेसेसरी क्यों है, उसका कारण देखें। तो क्लासिफिकेशन की जो जरूरत है वो क्यों पड़ती है उसकी यदि हम बात करें तो ये होगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उन एलिमेंट्स के जो हैं वो अलग अलग डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं उनकी। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसी होंगी, उनके अकॉर्डिंग जब उनकी स्टडी की जाती है साइंस में तो हमें अलग अलग एलिमेंट के एटम की स्टडी जो है वो करनी पड़ती है और उसके कारण से स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत या डिस्क्रिप्टिव हो जाती है। उसको शॉर्ट में रखने के लिए और स्टडी को इजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो टू मेक्स इजियर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स वी कैन नेसेसिटी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना जो है वो इसलिए जरूरी होगा। अब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो आज हम वर्तमान में हम पढ़ते हैं किसके रूप में, पीरियोडिक टेबल के रूप में।
लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है वो क्रिएट की गई, उससे पहले भी कुछ प्रयास जो है वो क्लासिफिकेशन के किए गए थे जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है वो रहा है। तो उनकी हम बात करते हैं। पहले हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है वो क्लासिफिकेशन का कैसे रहा है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? डोबेराइनर के थ्रू। डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन या डोबेराइनर्स ट्राइड। अब ये डोबेराइनर्स ट्राइड जो है वो क्या होगा? डोबेराइनर ने 1819 में अपना क्लासिफिकेशन जो है वो किया था। अब उन्होंने ये जो अपना क्लासिफिकेशन किया तो उस समय तक केवल 36 तत्व ज्ञात थे, 36 तत्वों की जानकारी थी। सभी 36 एलिमेंट जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको उन्होंने नोट कर लिए। उसमें उन्होंने ये पाया कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है वो कैसे हैं? सेम हैं। जिनके सेम फीचर थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको उन्होंने एक साथ रख दिया और एक साथ रखने पर उनका एक ग्रुप बन गया। उस ग्रुप में मैक्सिमम 3 तत्व आए, 3 एलिमेंट्स आए। तो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप उन्होंने बनाए थे। द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज डोबेराइनर्स ट्राइड। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट्स का एक ट्राइड है। अब इसमें भी एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो भी एक निश्चित व्यवस्था में ही था। जैसे लिथियम जो है वो पहले पर आएगा तो पहले पर ही आएगा, यूं नहीं कि यहाँ पर पोटेशियम को यहाँ रख दिया, लिथियम को यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं हो सकता। कारण इनका अरेंजमेंट जो है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है। जो सबसे हल्का तत्व है वो पहला होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड उससे भारी है, और थर्ड वन जो मोस्ट हेवियर होता है, हेवीएस्ट एलिमेंट है, उसको रखा गया था कहाँ पर? थर्ड पोजीशन पर। तो इस तरह से एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंजमेंट कर दिया इनका असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इसको 3 तत्वों के 3 समूह मिले जिसको इन्होंने ट्राइड कहा। अभी इसकी एक विशेषता है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट जो हैं इनका एटॉमिक मास यदि हम जोड़ दें, ऐड कर दें और उसको हम डिवाइड कर दें 2 से तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ए ट्राइड इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। यानी सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो फर्स्ट और थर्ड जो है उनका एवरेज होता है। तो ये इनकी विशेषता थी। हालांकि डोबेराइनर जो है वो इनकी भी कुछ लिमिट थे। इन्होंने केवल 3 ही ट्राइड जो है वो तैयार किए थे। तो दे मेक्स ओनली 3 ट्राइड्स दैट नोट डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया ही नहीं था, ये कमी रह गई थी। इसको दूर करने का प्रयास जो है वो किया गया था न्यूलैंड के द्वारा। तो न्यूलैंड जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था और इसके बेसिस पर उन्होंने ऑक्टेव जो है वो तैयार किया था। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव जिनको कहा जाता है, न्यूलैंड का अष्टक या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है या लॉ जो है वो इसे कहा जाता है। इस समय तक 56 एलिमेंट जो है उनकी जानकारी हो चुकी थी। 56 एलिमेंट जो है इनको डिस्कवर किया जा चुका था। इन्होंने उन सभी 56 एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर में, उनका एटॉमिक मास जो है उसके असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया? इनको रख दिया और इस प्रकार से व्यवस्थित इनको किया। फिर उनके जो गुण थे, इन गुणों में समानता वगैरह को इन्होंने देखा। तो इन्होंने ये पाया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके गुण सेकंड से अलग हैं, थर्ड वाले के और भी अलग हैं, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ इनके अलग हैं। लेकिन एट्थ एलिमेंट जो आता है उस एट्थ एलिमेंट के प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम टू सेम क्या है? फर्स्ट के जैसे। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी एट्थ। यानी एट्थ एलिमेंट जो आता है उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। अब इसके बाद में यदि हम सेकंड की बात करें तो इसमें इसे यदि हम फर्स्ट मान लें तो इसके लिए एट्थ ये हो जाएगा। तो सेकंड और नाइन्थ की प्रॉपर्टी सेम है, थर्ड और 10th की, फोर्थ और 12th की, फिफ्थ और 13th की, सिक्स्थ और 14th की, 7th और 15th की, 8th और 16th की। यानी फर्स्ट, 8th और 16th की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी? सेम होगी। यानी यूँ कह सकते हैं कि हर 8वां तत्व जो है उसके गुण जो है वो क्या होते हैं? पहले तत्व के गुणों के साथ में वो समानता प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर ऑक्टेव रूल जो है वो मिला था। अब ये गुण जो हैं वो या ये जो पीरियोडिसिटी जो है वो
सिमिलर फीचर जो है वो शो करती है या सिमिलरिटी शो करती है किसके साथ में, जो वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं संगीत में, उनके साथ में वो समानता दर्शाती है। जैसे संगीत में स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर होते हैं। इन 7 सुरों के बाद में 8वां जो सुर है वो वापस सा आता है, 9वां सुर वापस रे आता है, 10वां गा आता है। यानी हर 8वां स्वर जो है वो पहले स्वर का क्या होता है, रिपीट होता है। वैसे ही हर 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होते हैं कि किसके, या रिपीटेंट होते हैं किसके, फर्स्ट एलिमेंट के। यही क्या है, न्यूलैंड्स एक्टिव। हालांकि ये क्लासिफिकेशन जो है वो भी कोई ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, इसकी भी कुछ कमियां जो हैं वो रह गई थी। इसकी जो कमियां थी वो कमियां ये थी कि एक तो ये कि ये जो है ये रूल कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट करेगा, वो केवल 20th एलिमेंट यानी कैल्शियम है उसी तक लागू होता है। ज़्यादा भारी जो एलिमेंट होते हैं, हैवियर एलिमेंट जो हैं, वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। और दूसरा, न्यूलैंड ने बताया था अपने इस लॉ के अकॉर्डिंग कि एलिमेंट जो हैं वो केवल 56, केवल 56 ही होंगे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। लेकिन बाद में जाकर ये बात भी गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि एलिमेंट जो है उनकी संख्या और भी ज़्यादा खोजी गई, तो और नए एलिमेंट जो हैं वो बाद में खोज लिए गए। तो इन कमियों को दूर करने के लिए अगला क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था किन्होंने, मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने अगला क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था। अब मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन जो है वो कहा जाता है मेंडलीफ से पीरियोडिक टेबल। और वर्तमान में भी जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर ही पढ़ते हैं। तो पहले, सबसे पहले एक व्यवस्थित टेबल जो है एलिमेंट्स की वो तैयार की गई थी या प्रोपोनेट की गई थी किसके थ्रू, मेंडलीफ के थ्रू। तो मेंडलीफ पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था। इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को तैयार करने के लिए जो मूलभूत गुण रखा था, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रखा था, वो क्या था, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट ने काम में लिया था वही, और वो था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है उसी को इन्होंने ध्यान में रखा, और एटॉमिक वेट को ध्यान में रखते हुए पीरियोडिक फंक्शन जो है वो किस प्रकार से दोहराए जाते हैं उनके बेसिस पर एक पीरियोडिक टेबल जो है वो उन्होंने तैयार की थी। एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए या एटॉमिक वेट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक लॉ जो है जिसे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहा जाता है वो प्रोपोनेटेड किया था या वो दिया था इन्होंने। तो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है कि देयर आर द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, उनके जो फिजिकल या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके एटॉमिक वेट जो होते हैं उनके पीरियोडिक फंक्शन हो गए। यानी उनके गुणों में जो समानता है, समानता वगैरह पाई जाती है वो किस आधार पर होगी, एटॉमिक वेट के आधार पर होगी। तो एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था और इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई थी। अब एक टेबल वगैरह की यदि हम बात करें तो एक टेबल में 2 तरह की लाइनें होती हैं, 2 टाइप की लाइनें इनके अंदर होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको एक्चुअल में लाइंस ही कहा जाता है, और एक होती हैं वर्टिकल लाइंस जिनको क्या कहा जाता है, कॉलम्स। ये जो कॉलम है इनको पीरियोडिक टेबल में कहा जाता है ग्रुप, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इनको कहा जाता है पीरियड्स। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड जो हैं वो मिलते हैं। मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें नंबर ऑफ पीरियड जो थे वो कितने थे, 6, और नंबर ऑफ ग्रुप जो थे वो कितने थे, 8। और हर ग्रुप जो है वो क्या था, सब ग्रुप में भी डिवाइड था, केवल फर्स्ट ग्रुप को छोड़कर। पहले ग्रुप को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रुप जो हैं वो सेकंड ए बी, सेकंड थर्ड ए बी, इस तरह से इनको सब डिवाइड भी उन्होंने किया था और इस प्रकार से उन्होंने इनको अरेंज कर दिया था। अब इनके आधार पर इनमें विशेषता ये निकल कर आई कि सेम ग्रुप में, एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट थे उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थे वो क्या थे, सेम थे। यानी द एलिमेंट्स ऑफ
ए सेम ग्रुप हैज सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कुछ बेसिक जो नियम थे उसका उन्होंने खंडन भी किया था। कुछ स्थानों पर अपने ही इस नियम को उन्होंने तोड़ दिया था या इस नियम का पालन उन्होंने नहीं किया था। जैसे एग्जाम्पल से यदि हम देखें, टेल्यूरियम और आयोडीन जो है इसका एग्जाम्पल देखें। द एटॉमिक वेट ऑफ ए टेल्यूरियम इज ए 127.6 एंड आयोडीन 126.9। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो हैवियर एलिमेंट जो है वो क्या है, टेल्यूरियम, और आयोडीन जो है उससे लाइटर एलिमेंट है। लेकिन इन्होंने टेल्यूरियम जो है इसको पहले रखा और आयोडीन को बाद में रखा, जबकि नॉर्मली देखा जाए तो ये पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है किसके अकॉर्डिंग, या उसका जो क्रम है, सीरीज जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट जो है उसका असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस चीज का पालन नहीं हो रहा, आयोडीन को इन्होंने बाद में रखा है। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, और ये चीज इन्होंने अपने नियम को तोड़ते हुए रखी, लेकिन ये बात सही भी थी, क्योंकि आयोडीन को जिस ग्रुप में उन्होंने रखा था उसी ग्रुप में थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से आ रहे थे। अब इस बेसिस पर यदि यहाँ पर टेल्यूरियम को रखें तो टेल्यूरियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनसे मेल नहीं खा रहे हैं, इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे, आयोडीन के इनसे मेल खा रहे हैं, इसलिए आयोडीन को इनके साथ ही रखना जरूरी था। तो यहाँ पर अपने इस नियम की का पालना उन्हें नहीं करनी पड़ी, तो इस बेसिस पर उन्होंने टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा था। तो आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद में रखा, लाइटर एलिमेंट होते हुए भी, क्योंकि आयोडीन के जो फंक्शन या फिर कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अपने ग्रुप में समान रहे, इसलिए आयोडीन को यहाँ पर रखा। अब इसके बाद में एक और इनकी विशेषता, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है इसकी विशेषता रही, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस जो है वो छोड़ दिए थे। अब ये ब्लैंक स्पेस जो छोड़े गए थे उसको उस समय उनकी कमी माना गया था, लेकिन बाद में इन ब्लैंक स्पेस के बेसिस पर इन्होंने कुछ एलिमेंट जो है उनका पहले से प्रिडिक्शन कर दिया था, उनकी डिस्कवरी के बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि कुछ एलिमेंट जो उस समय तक ज्ञात है, उन्होंने ये बताया कि इतने एलिमेंट नहीं है नेचर में, इससे ज़्यादा और भी एलिमेंट मिलेंगे, उनके आगे जाकर खोज होगी। और 3 एलिमेंट जो हैं इनके बारे में उन्होंने बताया था, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, और इनके गुण वगैरह जो हैं उनके बारे में भी उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका एटॉमिक वेट जो है वो लगभग ये होगा। बाद में इनको जब खोजा गया तो उन्हें उसी स्थान पर रखा गया और उनके गुण जो हैं वो भी सेम वो के वो मिले। आज हालांकि इनको अलग नाम से जाना जाता है, एक का बोरोन जो है वो स्कैंडियम के रूप में खोज लिया गया है, एक का एल्यूमिनियम जो है वो गैलियम के रूप में, और एक का सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के रूप में खोजा गया है। ये एलिमेंट्स उस समय तक पता नहीं थे, लेकिन मेंडलीफ ने इनके बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था। तो इस तरह से इन्होंने कुछ अपनी इस पीरियोडिक टेबल में जो ब्लैंक स्पेसेस थे उसके बेसिस पर इन्होंने कुछ तत्वों की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये भी इनकी एक विशेषता रही थी। इसके बाद में हम अंतिम चीज जो है वो देखते हैं लिमिट या लिमिटेशन ऑफ ए मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। इनमें एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो सही नहीं है इनके अकॉर्डिंग देखा जाए, या वो विवादित है। उन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा है। फर्स्ट ग्रुप में जो अदर एलिमेंट रखे गए हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो मेटेलिक नेचर के हैं, हाईली मेटेलिक नेचर के हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटेलिक नेचर शो करता है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर रखना जो है वो तर्क संगत रही है, इसलिए ये इसकी कमी माना गया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आइसोटोप्स जो हैं उनके बारे में भी ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं किया था। आइसोटोप्स जो हैं वो हम किनको कहते हैं? ऐसे एटम जिनके एटॉमिक मास जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हों, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो, सेम हो, तो उनको हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1Ha3। अब इसमें देखें तो एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं, एटॉमिक मास 1, 2, 3 तीनों के अलग हैं, है हाइड्रोजन ही। अब ये पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको फर्स्ट पर रखा जाए, सेकंड पर रखा जाए या थर्ड पर रखा जाए ये क्लियरिफाई नहीं हो सकता, इसलिए ये इसको सोल्वे नहीं करता। एक कमी इनकी यही कि टेल्यूरियम जैसे आयोडीन से पहले रखा गया है, वो भी एक कमी जो है वो रह गई थी।
इस तरह से कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बाद में प्रोपेंडेट की गई हेनरी मोजले के थ्रू, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके चर्चा जो है वो हम कल की क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।